हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चनों के द्वारा हम लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप मेरी वीडियो को देख सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम के बीच का समय कहा जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर की पढ़ाई भी की होगी जिसने या कंप्यूटर चलाता है वो जानता है कि आउटपुट और अगर हम कंप्यूटर से आउटपुट ले रहे हैं या कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं तो उसके बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो बीच के समय को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है बदलाव का समय, बी ऑप्शन है प्रतीक्षा का समय, सी ऑप्शन है निष्पादन का समय और डी ऑप्शन है आपका विलंब समय। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए वाला। ठीक है, ये जो इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम के बीच का समय कहलाता है वो बदलाव का समय कहलाता है। ठीक है, कौन सा हो गया सही इसमें, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बदलाव का समय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी भाषा है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कई बार मालूम भी किया जा चुका है और जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको पता भी होगा। सी भाषा है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका उच्च स्तरीय भाषा, बी ऑप्शन है आपका निम्न स्तरीय भाषा, सी ऑप्शन है आपका मशीन स्तरीय भाषा और डी ऑप्शन है आपका असेंबली स्तरीय भाषा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है सही। कुछ समय मैं देता हूँ, लास्ट में आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके कितने सही गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर है आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है, यानी कि सी भाषा है उच्च स्तरीय भाषा है। सी जो भाषा है कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ए वाला इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम संबंधित है। ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है, मालूम किया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में क्वेश्चन मालूम किया गया था। एसएससी क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मालूम किया गया था कि अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम संबंधित है। ए ऑप्शन है आपूर्ति और मांग, बी ऑप्शन है माल और सेवाओं का वितरण, सी ऑप्शन है खपत और आपूर्ति और डी ऑप्शन आपका मुद्रा का प्रसार। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है ये वो क्वेश्चन लिए जाते हैं इसमें जो अधिकतर एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं या आने वाले एग्ज़ामों में लगभग 99% इनमें से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका डी वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मुद्रा का प्रसार। ठीक है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है, मुद्रा का प्रसार से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, इसका डी वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम एक मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी हो जाती है। ठीक है, जो बुरी मुद्रा है ऐसे टाइम पे वो भी अच्छी हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि प्रसार में वस्तु मुद्रा के 2 रूप हैं जो नियम द्वारा समान अंकित मूल्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं तो अधिक मूल्यवान वस्तु धीरे धीरे प्रसार से लुप्त हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मालूम किया जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि जो ग्रेसम का नियम है वो किसने दिया था। ठीक है, तो जो ग्रेसम का नियम दिया था सर थॉमसन ग्रेसम ने ही दिया था। ठीक है, आप ग्रेसम से याद रख सकते हैं, नाम में भी उनके ग्रेसम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा की आर्द्रता निर्भर करती है। ठीक है, हवा की जो आर्द्रता है वो निर्भर करती है। ए ऑप्शन है तापमान, बी ऑप्शन है स्थान, सी ऑप्शन है मौसम और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जो हवा की आर्द्रता है वो तापमान पर भी निर्भर करती है, स्थान पर भी करती है और मौसम पर भी करती है। ठीक है, क्योंकि तापमान और मौसम का जो निर्धारण किया जाएगा वो किसी स्थान के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो हवा की आर्द्रता निर्भर करती है तापमान, स्थान और मौसम, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो थोड़ा और जान लेते हैं। आर्द्रता हवा में जल वाष्प की मात्रा है
आर्द्रता जल वाष्पीकरण और संघनन पर निर्भर करती है, जो कि मुख्य रूप से तापमान पर निर्भर करती है। तापमान मौसम और स्थान से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा विक्टोरिया झील को स्पर्श नहीं करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। किस देश की सीमा विक्टोरिया झील को स्पर्श नहीं करती है? ए ऑप्शन है केनिया, बी ऑप्शन है तंजानिया, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है आपका ज़ाम्बिया। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं दोस्तों। जो विक्टोरिया झील है कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका की एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि आपका कि विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसका, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, जो विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, मीठे पानी की विक्टोरिया झील है। ठीक है, और यहाँ से अगर आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो सुपीरियर झील है। ठीक है, सुपीरियर झील है। ठीक, यहाँ से विक्टोरिया झील का एक क्वेश्चन और बनता है, जो नील नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, वो भी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा डी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, केनिया भी विक्टोरिया झील को स्पर्श करता है। जो विक्टोरिया झील है वो केनिया को भी स्पर्श करती है, तंजानिया को भी स्पर्श करती है, ब्राज़ील को भी स्पर्श करती है, रवांडा, एक देश का नाम सुना होगा रवांडा। ठीक है, रवांडा को भी स्पर्श करती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, इसका डी वाला सही हो जाएगा, ज़ाम्बिया को ये स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, विक्टोरिया झील के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। विक्टोरिया झील ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर रहता है कि जो विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो केनिया, तंजानिया, युगांडा में विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, तंजानिया को, केनिया को और युगांडा को ये स्पर्श करती है, जबकि इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। इसे डार्विन के, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड, ठीक है, ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से विक्टोरिया झील को जाना जाता है। ठीक है, यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम जो झील स्थान पर आती है वो सुपीरियर झील आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी अवधि से अधिक के लिए खाली नहीं रह सकता? राष्ट्रपति का पद खाली होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो राष्ट्रपति का खाली होने का पद है कि उसके 5 साल पूरे हो गए हों। ठीक है, राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा कर लिया हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जैसे कि राष्ट्रपति की अचानक से मृत्यु हो जाए। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, राष्ट्रपति का पद कितनी अवधि के लिए खाली रह सकता है? ए ऑप्शन 6 महीने, बी ऑप्शन 9 महीने, सी ऑप्शन 12 महीने, डी ऑप्शन 3 महीने। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए वाला सही है। राष्ट्रपति का पद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक खाली रह सकता है, इसके बीच में चुनाव कराने अनिवार्य हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से ही आएगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि राष्ट्रपति का पद कब तक खाली रह सकता है? 6 महीने तक खाली रह सकता है। 6 महीने से पहले चुनाव कराने अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोक्रेसी का अर्थ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटोक्रेसी का अर्थ है। ए ऑप्शन है किसी एक के द्वारा निरंकुश शासन, बी ऑप्शन है लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा शासन, सी ऑप्शन है कुछ लोगों के द्वारा शासन और डी ऑप्शन है राजा के द्वारा शासन। तो ऑटोक्रेसी का अर्थ होता है एक तंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, लेकिन ऑटोक्रेसी का अर्थ होता है एक तंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका किसी एक के द्वारा निरंकुश शासन। ठीक है, तानाशाह भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर बिल्कुल सही है।
ठीक है, किसी एक के द्वारा निरंकुश शासन, ये ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन है गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। बी ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। और डी ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। रिजर्व बैंक से हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रिजर्व बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट कब पारित हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में पारित हुआ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट कब पारित हुआ? 1934 में पारित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1935 में की गई थी। ठीक है, 1935 में रिजर्व बैंक की, क्योंकि एक्ट कब बना? 1934 में, और स्थापना कब? 1935 में की गई। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आरबीआई का, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे ये क्लियर हो गए। अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में आता है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्य होता है, जो भारत में वित्त या खर्च होता है उसकी देखरेख करना होता है। ठीक है, कि भारत में किसको कितना पैसा दिया, किस आयोग को कितना पैसा दिया गया, उसका जो लेखा जोखा रखता है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, ठीक है, वो रखता है। ठीक, और वर्तमान में राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति की हम अगर बात करते हैं तो 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम व्यक्ति होगा और तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो वित्त आयोग का गठन नहीं करते हैं। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है, जैसे कि मान लो निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री हैं, तो वो वित्त आयोग का गठन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मालूम किया गया भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो करता है भारत का राष्ट्रपति। सी वाला इसका सही आंसर है। भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, और किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? 280, अनुच्छेद 280 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, यहाँ से हमारे कितने सारे क्वेश्चन हुए? इसलिए 15 क्वेश्चन है, लेकिन 15 क्वेश्चनों के द्वारा हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ठीक है, कौन सा? भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निष्क, ठीक है, निष्क और शतमान शब्द का उल्लेख सबसे अधिक संभवतः प्रयोग किया जाता है। अब बात आ जाती है वैदिक सभ्यता की। ठीक है, निष्क और शतमान क्या है? वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किए गए हैं, लेकिन इसमें मालूम किया गया है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निष्क और शतमान शब्द का उल्लेख सबसे अधिक संभवतः प्रयोग किया जाता है। तो ये निष्क और शतमान क्या थे? ए ऑप्शन है सिक्के या प्रतिष्ठित वस्तुएं। प्रतिष्ठित वस्तु क्या हो गई? सोने की मुद्राएं हो गई। ठीक है, जनजाति, निष्क और शतमान जनजाति का नाम था, वैदिक ग्रंथों का नाम था, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, निष्क और शतमान क्या थे? ये सिक्के थे या सोने की मुद्राएं थीं। ठीक है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कौन सा? ए वाला इसका सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषद के बारे में बात करते हैं। उपनिषद से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। तो उपनिषद क्या है? ए ऑप्शन है मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर किताब, भगवान की प्रार्थना, सी ऑप्शन है हिंदू दर्शन का एक स्रोत, या डी ऑप्शन है प्राचीन हिंदू कानूनों की किताब। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो सी वाला सही है, हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। उपनिषद से एक क्वेश्चन बनता है, एक तो यही हो गया आपका उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है।
फिर 4 हमारे जो वेद हैं, चारों वेदों के अपने अपने उपनिषद होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि ओम शब्द, ठीक है, जो ओम शब्द होता है, ओम शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो ओम शब्द का जो उल्लेख किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में ओम शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर मालूम किया जाता है सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद ही सबसे बड़ा उपनिषद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कौन सा हो गया, इसका सी वाला आंसर सही हो गया, हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और ट्रिक के द्वारा से ही बताया है, लेकिन फुल कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियो डाल रखी हैं, आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, ए ऑप्शन है पशुपति, बी ऑप्शन है इंद्र और वरुण, सी ऑप्शन है ब्रह्मा, और डी ऑप्शन है विष्णु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पशुपति की जो मुद्रा मिली है, मूर्ति मिली है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो 3 मुख वाली मूर्ति है और उसके चारों तरफ जानवर विद्यमान हैं, ठीक है। एक तरफ क्या है, हाथी घोड़ा, एक तरफ सांड, ठीक है, हिरण, इस तरीके से वहाँ पर चारों और क्या है जानवर विद्यमान है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ये 3 मुख वाली मूर्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो इसमें अधिकतम संख्या कितनी मालूम की गई है? ए ऑप्शन है 220, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 250 और डी ऑप्शन है 240। दोस्तों राज्यसभा का अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में किया गया है, ठीक है। राज्यसभा में जो सदस्यों की नियुक्ति करती है, मनोनीत किए जाते हैं, वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका यही बनता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 250। 250 कैसे, अधिकतम की बात चल रही है तो 12 तो मनोनीत होते हैं, ठीक है, प्लस और 238, ठीक है, जो 238 होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं जो 250 होते हैं, इसका सही आंसर 250 है, तो 238 प्लस 12 ये तो होगा अधिकतम, ठीक है, कितने 250, लेकिन वर्तमान में कितने 245, वर्तमान में कितने 245। तो जो निर्वाचित हैं वो 233 हैं, प्लस 12 क्या है इसमें मनोनीत हैं, ठीक है। तो आपसे ये मालूम कर सकता है कि वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो 233 है, अगर कुल मालूम करता है तो 245 है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, ठीक है। लोकसभा में अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। अब 552 में क्या है, 530 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों से चुनकर आते हैं, प्लस 20 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, प्लस 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। ये तो अधिकतम हो गए 552। अगर बात करते हैं वर्तमान में तो 545 हैं, जिसमें 530 राज्य से हैं, प्लस 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और प्लस 2 सदस्य मनोनीत हैं, ठीक है। ये हो गए वर्तमान स्थिति। यहाँ से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा, इनमें से 12 सदस्यों के नाम राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं साहित्य कला के क्षेत्र से होते हैं, ठीक है। साहित्य कला विज्ञान मनोरंजन के क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। कहते हैं तथा शेष 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्य में राज्य तथा संघ राज्य
क्षेत्रों की विधानसभाओं के लिए आवंटित स्थान को संविधान की चौथी अनुसूची में अनिर्दिष्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता आती है? ठीक है, ये मौलिक अधिकारों में से है। मैंने मौलिक अधिकारों की कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, डिटेल में पढ़ा रखा है, आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन मालूम किया गया है कि धार्मिक मामलों का प्रबंध, यानी कि भाई धार्मिक कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? भाई आप किसी भी धर्म को मानते हो तो उसका प्रबंध तो करोगे, तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 25, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 27, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 26, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 23। तो इसका जो सही आंसर है आपका अनुच्छेद 26। ठीक है, अनुच्छेद 26 सही है। ठीक, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? अपने धर्म का जो मामले होते हैं प्रबंध कर सकते हैं। इसमें क्या है, अनुच्छेद 26 में क्या है, जो धार्मिक होते हैं, जिस धर्म, भाई हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का प्रबंध भी तो करेंगे। ठीक है, तो 25 में तो हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, जिस धर्म को हम मानेंगे उसका प्रबंध भी करेंगे, तो अनुच्छेद 26 के द्वारा करेंगे। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि जो अनुच्छेद 27 है इसमें करों की अदायगी में छूट दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में करों की अदायगी में छूट दी गई है। और एक अनुच्छेद इसमें होता है 28, जिसमें कुल या शिक्षण संस्थानों में उपासना में उपस्थित होने या ना होने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 तक आता है। अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, 23 से 24 आता है। ठीक है, तो 23 में क्या है, किसी भी व्यक्ति से हम जबरदस्ती कार्य नहीं ले सकते। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो अनुच्छेद 26 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 26 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिव किसके अधीन होता है? तो कैबिनेट सचिव किसके अधीन होता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति और सी ऑप्शन है लोकसभा और डी ऑप्शन है राज्यसभा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य किसके अधीन होता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, कैबिनेट सचिव। ठीक है, जो कैबिनेट सचिव होता है वो किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के होता है। ठीक है, के प्रधानमंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें 3 सही है, 1 गलत है, तो आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। ए ऑप्शन है भाग 2 में नागरिकता आती है, बी ऑप्शन है भाग 4 में मौलिक कर्तव्य आते हैं, सी ऑप्शन है भाग 5 में संघ आता है, डी ऑप्शन है भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाग 2 में नागरिकता आती है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 आता है। ठीक है, बात करते हैं संघ, तो संघ में अनुच्छेद 52 से 151। ठीक है, भाग 5 में संघ आता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये सब की चर्चा होती है। तो अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। और हम बात करते हैं भाग 8, तो भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है, 242 तक इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो गलत है वो मौलिक कर्तव्य हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य भाग 4A में आता है और जो अनुच्छेद है वो 51A में आता है, इसलिए इसका जो सही हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य इसमें क्या है, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य नहीं आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। और ये है आज का सवाल आपके लिए, जो आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है इस सवाल का। और पिछली वीडियो में मैं ये हिंट दे चुका हूँ और इसके बारे में समझा चुका हूँ। निम्नलिखित में से किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती जुलती है? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती जुलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और डी ऑप्शन है आपका आर्कटिक महासागर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। पिछली वीडियो में हिंट दे चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।